नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की आज़ादी से पहले जम्मू कश्मीर की गिनती देश के समृद्धतम इलाकों में होती थी। उसके राजनीतिक कारण भी थे और उसके आर्थिक कारण भी थे। यहाँ के राजाओं की इन्वेस्टमेंट देश के बाकी हिस्सों में भी होती थी। लेकिन देश आज़ाद हुआ और जम्मू कश्मीर को 35A और 370 आर्टिकल मिल गया, जिसके कारण यहाँ की विकास की दर रुक सी गई। 7 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आज बेरोजगार हैं। जीडीपी में इसकी कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। उसका कारण यहाँ के अलगाववादी रवैया भी रहा यहाँ के नेताओं का, और साथ में आतंकवाद भी रहा, हम सब जानते हैं। लेकिन पिछले 1.5 महीने पहले मोदी सरकार ने दृढ़ता का परिचय देते हुए दोनों धाराओं को ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। सब लोग हैरान हैं, 45 दिन हो गए इसको हटे हुए, और लगता था कि जैसे बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, रैलियां होंगी, जल्द से जुलूस होंगे, लोग इसके विरोध में सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन कोई छोटी से छोटी घटना भी यहाँ पर नहीं घटी है। मानो लोग 70 साल से इसी इंतज़ार में थे कि किसी तरह से ये धाराएं ख़त्म हो और हम राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ जाएं, ऐसा लगता है। इन्हीं सब की चर्चा के लिए हम अपनी टीम के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर आए हुए हैं, श्रीनगर में हैं, और हमारे साथ आज प्लस माइनस कार्यक्रम में हैं के सिकंदन जी, जो लगभग 7-8 वर्षों तक केंद्र में गृह मंत्रालय में रहे और जम्मू कश्मीर का काम पहले जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में देखते रहे, और इस समय गवर्नर के एडवाइज़र के रूप में जम्मू कश्मीर में हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं, आने वाले समय में इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे, इसी सब पर चर्चा करेंगे। सिकंदन जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राकेश जी। सिकंदन जी, किसी भी राज्य में उसके विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि निवेशकों का वहाँ पर आना, इन्वेस्टर्स का उस स्टेट में आना। आप एज एडवाइज़र गवर्नर के साथ में इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो भी आप देख रहे हैं। अब अगर कोई भी निवेशक यहाँ पर आना चाहेगा तो उसको 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसका जान माल है, उसकी सुरक्षा रहे, उसको ये लगे कि मैं यहाँ पर सेफ़ एंड सिक्योर्ड हूँ। और दूसरा, प्रशासन की ओर से उसको सुविधाएं मिले, ट्रांसपेरेंसी रहे और सहयोगपूर्ण रवैया प्रशासन का होना चाहिए। अब जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं, अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियां हैं, इन्वेस्टर कैसे अपने आप को सेफ समझेगा यहाँ पर? ये जो बात चल रही है कि आतंकवादी और अलगाववादी जो है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, वो इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं, ये सच भी है और थोड़ा एग्जैजरेट भी किया गया है। अब हमारी जो पॉलिसी है, ये इन्वेस्टर को काफ़ी कॉन्फिडेंस देगी कि अलगाववादी या आतंकवादी उनके बीच में नहीं आएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट ना आने का कारण और भी है, जैसा कि जो यहाँ का जो बिजनेसमैन है, उनको और इन्वेस्टर्स को जो एग्रीमेंट होना है बिज़नेस करने के लिए, वो उतना कंफर्टेबल नहीं था। केंद्रीय सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों मिलजुल के पॉलिसी बना सकते हैं इन्वेस्टर को यहाँ आके इन्वेस्ट करने के लिए, और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी इसका कॉन्फिडेंस दिया है कि इन्वेस्टर्स को हम हौसला देंगे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको बोलेंगे। और जब हाई लेवल पे उनको कॉन्फिडेंस आता है कि उनका सिक्योर होगा, इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होगा, उनका लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी सिक्योर होगा, तो ज़रूर यहाँ का जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, टूरिज़्म में है, इंडस्ट्री में है, एक्सपोर्ट्स में है, ये सब और बढ़ेगा, विकास होगा करके हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। सिकंदन जी, जम्मू कश्मीर की आबादी करीब करीब 1 करोड़ है और 7 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी बेरोजगार हैं। जम्मू कश्मीर का देश की जीडीपी में केवल 1% से भी कम योगदान है और निवेशक भी यहाँ आने से घबराते हैं। आपको किस प्रकार का यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार का भविष्य दिखता है? हाँ, आप ठीक सवाल किए हैं। 1 करोड़ लोग
है। तो बहुत बड़ी मार्केट नहीं होती किसी के लिए। नहीं, 1 करोड़ लोग हैं और उसमें बेरोजगारी है, और ये बेरोजगारी को निकालने के लिए हमको निवेशक को यहाँ स्वागत करना चाहिए। उसकी प्रयास में हम हैं, हम नहीं मतलब केंद्रीय सरकार भी है। तो बेरोजगारी तभी ख़त्म होगा जब निवेशक आएंगे यहाँ पे, क्योंकि सबको काम सरकार सिर्फ सरकार नहीं दे सकती है। एक अच्छी डेमोक्रेसी में प्राइवेट इन्वेस्टर को भी हम अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। देश का 70-80% एप्पल यहीं उगता है और काफ़ी एप्पल वेस्ट जाता है। अगर हम इसको ठीक तरह से प्रोसेस करें, इसकी एक्सपोर्ट भी हो सकती है, हमारे फुल इंडिया का मार्केट उसको मिल सकता है इनको। और वैसे वॉलनट है, टूरिज़्म है, इतनी अच्छी जगह है, सुंदर जगह है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, जिसमें तो सारी दुनिया आके देख सकती है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आने की ज़रूरत है और उसी से हमारा आमदनी बढ़ेगा, लेकिन जो एग्रो इंडस्ट्रीज है, हैंडलूम्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, इसको बड़ी तरह से कर सकते हैं जो सबको फ़ायदा हो। और स्पेशली टूरिज़्म इतना बड़ा इंडस्ट्रियल स्कोप है यहाँ पे, इसको तो हमने 10% भी टैप नहीं किया है। ये सारे अवसर निवेशकों तक पहुँचे, आम जनता को पता चल सके, देश के इन्वेस्टर्स को पता चल सके, उनमें जागरूकता आए, इसके लिए आप कुछ करने वाले हैं? हमारा आइडिया है कि इन्वेस्टर समिट होने का है इसमें, और ये फैसला करेगा केंद्रीय सरकार और हमारे जम्मू एंड कश्मीर सरकार मिलजुल के कि इसको किस टाइम पे किया जाए, और इसके लिए बातचीत चल रही है। ऐसी नहीं है कि हम चुप बैठे हैं, और हम पॉलिसी बना रहे हैं, और मैं समझता हूँ शीघ्र ही इसका अच्छा फलन मिलेगा। धन्यवाद स्कंदन जी, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, आपके सपने बहुत अच्छे हैं, और जिन योजनाओं को लेकर आप चल रहे हैं, लगता है कि निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होगी, एक नया सवेरा उदय होगा, और इन्वेस्टर्स यहाँ पर आना चाहेंगे। अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ के बेरोजगारों को भी नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और बहुत जल्दी यहाँ पर एक इन्वेस्टर समिट भी होने वाली है, और उसके कारण से देश भर में एक मैसेज भी जाएगा कि क्यों यहाँ पर इन्वेस्टर्स आकर के अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इन सब अपार संभावनाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय है। क्यों है आप सभी जानते हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 का दिन भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन सही मायनों में भारत की आज़ादी संपूर्ण हुई थी। ये वो दिन था जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटा दी गई थी। इससे पहले की सरकारों में जो भी आए, सबने बात तो बहुत की इसको हटाने की, लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया था। लेकिन वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। पहले नोटबंदी, फिर GST, फिर 3 तलाक जैसे मुद्दे इन्होंने बड़ी शांति से और बड़े अच्छे ढंग से सुलझाए थे, और उसी कड़ी में आर्टिकल 370 और 35A को हटाने को लेकर ये राष्ट्रनायक, राष्ट्र पुरुष और युग पुरुष बन गए। पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में इनकी अच्छी खासी प्रशंसा हुई है। अब ये काम तो इन्होंने कर दिया, लेकिन इसके बाद के इफ़ेक्ट क्या हैं, इसको लेकर के लोगों में बहुत से भ्रम बने हुए हैं। करीब 1.5 महीना हो चुका है इन सब कार्यकलापों को, लेकिन इसके बाद क्या हुआ है और लोगों की क्या मनोकामना है, क्या भावना है, कैसे वो इसको रिएक्ट कर रहे हैं, इस सब की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम इस समय उपस्थित हैं डल लेक में। डल लेक वो जगह है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि केंद्र से यहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया है इसको सफाई करने के नाम पर, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आम लोगों का ऐसा कहना है कि केंद्र से जितना पैसा जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के नाम पर आता है, 80% से ज़्यादा पैसा नेताओं की जेबों में गया है।
20% या इससे भी कम वास्तव में यहाँ के डेवलपमेंट पर खर्च हुआ है। हम आज के कार्यक्रम में आपको कुछ खास लोगों से, कुछ आम लोगों से मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि लोगों का क्या कहना है जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को लेकर के। डॉक्टर इंदिरा भी आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने इस आतंक को, इस खौफ को महसूस किया है। बिल्कुल। इस बदलते हुए राजनीतिक माहौल के बारे में आप क्या सोचती हैं? जो हमारे लीडर थे, जो हमारे यहाँ पे राजनेता थे, उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए इसको हमेशा इस्तेमाल किया। चाहे वो कांग्रेस थी या एनसी थी, इनके ही मनगढ़ंत तरीक़ों से ये कश्मीर की जो हालात पिछले 30 सालों में हुई, यहाँ का नौजवान अपनी बात नहीं कह पाया और बात कहते कहते ही उसने अपने आप को दफनाया। यहाँ के हुक्मरान के लिए अक्सर कहा जाता है कि केंद्र से जो पैसा आता था, हालांकि केंद्र अगर किसी भी राज्य को देश के 1 रुपया देता है तो कश्मीर को 3 रुपये देता था। 3 गुना यहाँ पर ग्रांट मिलती थी। उसके लिए भी ये कहा जाता है कि 80% रुपया यहाँ के हुक्मरान की जेब में चला जाता था और केवल 20% यहाँ की डेवलपमेंट पर खर्च होता था। इसे आप सही मानती हैं? ये बिल्कुल सही है और 100% सही है। 100% हम मानेंगे इसको, क्योंकि इस एक ख़ानदान ने 60 साल तक, हम मानेंगे 70 साल तक राज किया। इस बीच में 5-10 साल किसी और को भी मिले होंगे जो वहाँ से पैसा आया। आज हम इस डल झील में बैठे हैं तो ये स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहिए। आप हालात देखिए, जो डल पे भी पैसा आता है, ये छोटी सी बात है। और जो पैसा केंद्र सरकार ने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दिया था, तीनों खितों के लिए, वो इन्होंने अपने लोगों पे सर्फ किया, अपने लोगों पे लगा दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में नहीं लगाया और उसका खमियाजा 75 इयर्स के बाद हमें उठाना पड़ा। इन्होंने सिर्फ अपना सोचा और कश्मीरी, आम कश्मीरियों की बात इन्होंने कभी नहीं की। गरीब से गरीब तर होता गया और जो इनके अपने लोग थे वो अमीर से अमीर तर होने लगे। वही खमियाजा आज हमें उठाना पड़ा। जो इन्होंने एक झूठा सा साया यहाँ पे रखा था वो ख़त्म हो गया और इनकी वजह से कश्मीर की ये हालत हो गई। आर्टिकल 35A हटने के कारण से यहाँ की महिलाएं खास तौर से बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो कहीं जम्मू कश्मीर के बाहर भी कहीं शादी करेंगी तो उनके जो बेसिक राइट्स थे उससे उनको महरूम नहीं होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि एक लड़की जब मायके में होती है तो उसको लगता है मेरा अधिकार पूरी दुनिया पे है। जब वो वही बिहाई जाती है, कहीं और उसकी शादी होती है, ये तो नेचुरल लॉ है। कहीं भी लड़की जन्म लेती है लेकिन उसका मायका रह जाता है और ससुराल में ही उसका जो आधी ज़िंदगी वहाँ पे गुज़रती है। लेकिन यहाँ पे अगर बाहर के लड़के से शादी की जाती तो वो अपने मायके से महरूम हो जाती, अपनी जायदाद से, अपने वंश से महरूम हो जाती थी और उसको वो हुकूक नहीं मिलते थे। अब चूँकि 35A हट गया तो अब वो मायके में भी राज करेगी और ससुराल में भी राज करेगी और इस जन्नत से महरूम नहीं हो जाएगी। पिछले कुछ समय से सरकार ने महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बाकी कई नेताओं को नज़रबंद किया हुआ है। हमने देखा कि आम आदमी तो बहुत खुश है इससे, क्योंकि उसे लगता है कि जिसने उनका खून चूसा, जिसने उनके लिए जो पैसे केंद्र ने भेजे थे उसको उन्होंने अपनी जेबों में भरने में लगाया या अपने घरों को भरने में लगाया, इसलिए वो तो बहुत खुश हैं कि वो जेलों में हैं। आप क्या सोचती हैं? हम तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं आम लोगों में आती हूँ, मैं खुद को कभी, क्योंकि मैं आम घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इन्होंने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। इन्होंने वही जो आपने बात करी कि इन्होंने पैसा लाया और अपने घरों पे खर्च किया। इन्होंने यहाँ से ज़्यादा जायदाद, अपनी प्रॉपर्टीज़ दुबई में, इंग्लैंड में, जहाँ क्योंकि इनकी देखिए फ़ारूक अब्दुल्ला की मिसेस इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखती है, बेटी बाहर जगह पे है। इन्होंने जो यहाँ का इन्वेस्ट करना था, कश्मीर में इन्वेस्ट करना था, जम्मू में इन्वेस्ट करना था, लद्दाख में इन्वेस्ट करना था, इन्होंने वो अपने 7 पुश्तों के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। यूरोप में रखा है, स्विट्ज़रलैंड में रखा है, दुबई में रखा है। आप देखिए इनके फिनांस मिनिस्टर से लेके R&B मिनिस्टर तक जो भी इनके रहे हैं, उनके कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं। यहाँ का आम कश्मीरी आज जो वो युवा है वो कहता है इनको जेल, यहाँ पे जेल मत बनाओ, इनको तिहाड़ में डालो।
इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने वो हमारे यूथ को उनके लिए पैसा खर्च नहीं किया, उनको जाहिल से जाहिल बनाते गए, उनको ड्रग एडिक्ट बनाते गए, ताकि यहाँ का माहौल हमेशा ख़राब रहे। यहाँ का माहौल हमेशा उनके लिए वो ठीक रहता था, क्योंकि वो राजनीति करते थे ना उसी पे। आज की डेट में वो अंदर है, हमारा युवा सड़क पे पत्थर लेके नहीं है। आम कश्मीरी यहाँ का अपने उज्जवल भविष्य को लेकर के बहुत आश्वस्त दिखता है। उसको लगता है एक नया सूर्योदय यहाँ हो रहा है, एक नया इतिहास यहाँ पर लिखा जाएगा और भविष्य के लिए वो बहुत आश्वस्त नज़र आता है। आपको कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर जो अभी केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को एक नए शेप में, एक नए मैप में दुनिया के सामने पेश करेंगे, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पे माहौल सही होगा। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ है कि केंद्रीय सरकार को बीच में बिचौलियों को नहीं डालना है, बल्कि खुद यहाँ के लोगों के साथ बात करनी है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाना है, ब्यूरोक्रेट्स पे ही सब कुछ नहीं छोड़ना है, बल्कि अपने लोगों को भी यहाँ पे एक्टिव करना है, ताकि यहाँ के लोग सीधे केंद्र सरकार से मिले और जो यहाँ का युवा या यहाँ का बुज़ुर्ग, आज यहाँ की बहन, यहाँ की माँ, यहाँ का बच्चा सोचता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा करेगी, वो शायद सामने आ। ये थी डॉक्टर इंद्राबी, जो सही मायनों में यहाँ की युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनकी बातचीत के आधार पर हम कह सकते हैं कि आम कश्मीरी 370 और 35A हटने के कारण से खुश है। उसे लगता है कि अब हम देश की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। एक नया अध्याय लिखा जाएगा, एक नए सवेरे का उदय होगा और आम कश्मीरी वास्तव में तरक्की कर सकेगा। इसी चर्चा को जारी रखते हैं, कुछ और लोगों से मिलते हैं। 35A और 370 ये सिर्फ कुछ परिवारों के लिए था। ये जैसे शेख खानदान था, मुफ्ती मोहम्मद सईद का खानदान था, ये इन परिवारों के लिए था। इसे आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था और ये अच्छा हुआ है जो 35A और 370 जिसको ख़त्म किया गया, यूटी बनाया गया। यूटी से बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। अभी गृह मंत्री जी ने कहा भी है, जो उन्होंने मेन स्ट्रीम लीडर्स को जो उन्होंने जेल में भेज दिया है, कहीं को सेफ्टी एक्ट लगा है, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ कई और जो बाकी लीडर्स भी जो बाहर बैठे हैं उनको भी PSA लगना चाहिए। यहाँ के लोग उसमें खुश है। लोग अंदर इसलिए बैठे हुए हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ पैकेज, कुछ ऐलान मरकज़ करेगी तो लोग बाहर निकलेंगे। और दूसरी बात ये हुआ कि जो जिन लोगों को अंदर किया गया है उन्होंने थोड़ा अपनी सोर्स को यहाँ चिट्ठियाँ लगाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, नहीं यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूटी बनेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर यहाँ के लोगों को पता है कि जब यूटी यहाँ बनेगी तो यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ लोगों को फ़ायदा, गरीब लोग को फ़ायदा मिलेगा, आम लोग को फ़ायदा मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ 370 और 35A को उठाया गया है। जो इन 30 सालों में जो बर्बादी हुई है JNK की, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ JNK को बर्बाद करके रखा है, वो अपलिफ्टमेंट चाहती हैं कि हम लोग भी कहीं किसी माशरे में दिखें, हमारा भी कहीं पे नाम हो। यहाँ की लेडीज़ भी बहुत टैलेंटेड है, ये नहीं है कि यहाँ लेडीज़ टैलेंटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बट इस सिचुएशन ने ऐसी सिचुएशन बनाई है कि वो घर की वो ना रसोई में ही घूम कर रह गई हैं। बट नाउ दे वांट डेवलपमेंट। वो अपनी आज़ादी भी चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे दिल्ली में औरतें घूमती है, काम करती हैं, चलती हैं, फिरती है, वहाँ हम भी ऐसे ही करें। हम खुश हैं, अच्छा होंगे, डेवलपमेंट अच्छा होगी, लोग खुश रहेंगे, क्योंकि लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो तभी वो खुश रहेंगे। 70 साल तक 35A और 370 एक नफरत की दीवार जो इन्होंने खड़ी कर दी थी, उस नफरत की दीवार को मोदी जी ने ढह लिया, इसलिए कि जो एक जम्मू कश्मीर का एक आम नागरिक है उसका विकास हो, उसकी तरक्की हो, उसकी डेवलपमेंट हो, यहाँ के यूथ के लिए नए नए रास्ते खुले, उनको बेटर एजुकेशन मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। जम्मू कश्मीर का 90% जो आम नागरिक है उसको खुशामदीद करता है, उसको वेलकम करता है। सबसे बड़ी चीज़ है एक एक्सपोजर आएगा जो बच्चों के लिए भी अच्छा है और हमारे बच्चे भी कल कम्पिटिटिव वे से क्वालिफाई करेंगे तो अच्छा है। सब कुछ जितना भी जो हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, दिस इज़ गुड फॉर अस। दोस्तों, इस समय पूरे देश और दुनिया की निगाहें जम्मू कश्मीर पर है। हर कोई जानना चाहता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है
और ख़ासतौर से 5 अगस्त के बाद कैसी सिचुएशन है, इसके बारे में हर किसी को चिंता है। इसी की जानकारी के लिए आइए मिलते हैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी से, जो पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से एज डीजीपी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब एरियाज़ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था को देख रहे हैं। दिलबाग सिंह जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो दिलबाग जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पिछले 45 दिनों में जब से ये राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, हमें कहीं कोई किसी तरह की कोई आहट सुनाई नहीं दी है कि कहीं कोई बड़ा इंसिडेंट इस तरह का हुआ हो, कहीं आतंकवादी गतिविधियां हुई हो या कोई ऐसी मारधाड़ हुई हो। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत देश जानना चाहेगा कि आपने कैसे इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया, क्योंकि लोगों को डर था कि धारा 370 जो पिछले 70-72 साल से थी, जिसको कोई सरकार हिम्मत नहीं कर सकी थी जिसको हटाने का, मोदी सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया और लोगों को लगता था रैलियां होंगी, जल्द से जुलूस होंगे और कुछ ना कुछ बड़ा रिएक्शन जरूर होगा। आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि पहले तो शुक्रिया कि आप सबने चिंता इसके लिए रखी कि जम्मू कश्मीर रियासत में जो अमन अमान रहे, हालात अच्छे रहे। हम लोग पूरे एरिया में, क्योंकि लैंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से किसी न किसी रूप में जहाँ पर रहती है, और ये जब 5 अगस्त का जो फैसला हुआ, इसके ऊपर काफ़ी बड़ी अप्रीहेंशंस, काफ़ी बड़े खदशे थे कि इस तरह के हालात बनेंगे। मगर वक्त पर फोर्सेस की तैनाती करना, उनको अच्छे तरीके से जगह जगह पर लगाना और उनको क्लियर कट मैंडेट देना कि लैंड ऑर्डर की जिम्मेवारियों को अच्छे से संभालना है, डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ को अच्छे से अपनी जिम्मेवारी को समझना और उसके ऊपर काम करना, अलग अलग फोर्सेस जो आई हैं उनके बीच में तालमेल, जो पहले से फोर्सेस जहाँ पर काम कर रही उनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें हैं जो पहले से जहाँ पर मौजूद भी थी और उनको और पुख्ता, उनको और मजबूत किया गया। और उसके चलते जिस तरह का मैंडेट, जिस तरह की जिम्मेवारियाँ निभाने का काम सब एजेंसीज़ का पुलिस के साथ मिलके था, हर किसी ने बाखूबी अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। और इसके साथ साथ पब्लिक का भी साथ जहाँ तक लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत हद तक रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें मिल कर के जो है, जहाँ पर एक कामयाब हालात अभी तक जो 45 दिन के करीब गुजर गए हैं, हुए हैं, मगर अभी बहुत से काम बाकी हैं। इसलिए बाकी कामों के लिए अभी हमें चिंता है, उसके लिए भी हमारी तैयारी इस वक्त बराबर चल रही है। पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जगह जगह पुलिस की तैनाती की हुई है। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे स्थिति नॉर्मल होगी और आप इन फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे, कहीं दोबारा से ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी? देखिए, एक तो फोर्सेस को विड्रॉ करने का कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि फोर्सेस पहले से हमारे साथ हैं। थोड़ा बहुत इनके गिनती में पहले से बढ़ोतरी हुई और अभी जब तक इनकी ज़रूरत है फोर्सेस जहाँ पर रहेंगी, जब तक अच्छे से अमन अमान जहाँ पर नहीं पैदा हो जाता। और मुझे लगता है कि जैसा जैसा पब्लिक की तरफ से सपोर्ट हमें मिली है, आगे भी सपोर्ट मिलेगी। आने वाले हालात और उसकी चुनौती को लेकर के हम लोग अपनी अभी तैयारी बराबर रखेंगे। हम यहाँ पर बहुत लोगों से मिले हैं, हमने ये महसूस किया है कि आपने जैसे जैसे कर्फ्यू में ढील दी, जनजीवन सामान्य होने लगा है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं दहशत है, खौफ है। अभी भी लोगों को लगता है कि अगर हम सामान्य जीवन जीना शुरू कर देंगे, कर्फ्यू में ढील के बाद सड़कों पर आना शुरू कर देंगे, व्यापार करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हम आतंकवादियों के निशाने पर चढ़ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग मन से चाहते हैं कि वो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को जो हो शुरू करें, अपने कारोबार को शुरू करें। इस तरह का डर कुछ हद तक लोगों के मन में जो हो उनको इस एक्टिविटी से रोक रहा है, मगर हम उस डर को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये एक ख़ास माहौल में लगाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज़ हमेशा तत्पर रहती हैं, हमेशा तैयार रहती हैं कि मीडिया, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर किस तरीके से वो अपने फेक फॉल्स तरह का प्रोपेगेंडा डालें और उस गलत प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इश्तियाल में लाएं, लोगों को इंस्टिगेट करें, लोगों की भावनाओं को हर्ट करें और जहां पर लैंड ऑर्डर के हालात बनाएं, जहां पर वायलेंस हो, उस तरह का माहौल पैदा करें। वो हम लोग हमेशा से सतर्क रहे हैं और इसलिए इस बार भी जब ये फैसला हुआ और इस तरह की बातें शुरू ही हुई तो हमें ये पाबंदियां लगानी पड़ी। मगर ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ये पाबंदी, इसमें ढील नहीं दी है। आज जम्मू के 10 ज़िले जो हों वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई 144 सेक्शन के तहत प्रिवेंटरी ऑर्डर्स हैं, ना टेलीफोन की सेवाओं पर कोई पाबंदी है। वहाँ पर मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन फ़ोन 100% चल रहे हैं। लेह और कारगिल के बीच में 100% लैंडलाइन भी चल रहे हैं और मोबाइल भी चल रहे हैं, बल्कि वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा भी है, वहाँ पर इंटरनेट भी चल रहा है।
कश्मीर की वादी में जो एक्सचेंज हैं टेलीफोन के, वो 100% इस वक्त खोल दिए गए हैं। 2 ज़िलों के मोबाइल भी चल रहे हैं जहां से रिस्पांस बहुत अच्छा हम लोगों को मिला है। हम लोग चाहेंगे कि आने वाले वक्त में इसको देखें कि ये डील और कहां पर कैसे दे सकते हैं ताकि लोगों को सुविधा भी रहे। और इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ इस सुविधा का गलत इस्तेमाल जो करती रही हमेशा से, वो आगे इसका इस्तेमाल गलत ना कर सके, उसके लिए भी हमें इंतजाम करना होगा। देखिए, हम भी उम्मीद रखते हैं कि मुल्क की सतह पर जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमारे लिए हमेशा से दुआ करते हैं कि हमारी यहाँ पर कामयाबी हो, हम उनको शुक्रिया कहना चाहते हैं। जहाँ के लोगों को भी, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी कोऑपरेशन जिनकी रही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, उनको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये साथ अभी तक रहा है, हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्सेस सब मिल कर के लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। और लोगों को जो तकलीफ़ देना चाहते हैं, मिलिटेंट या पाक एजेंसी जो लगी हुई हैं कि जहाँ पर इश्तियाल दे करके जहाँ पर हालात ख़राब करें, उनके लिए भी हमारी स्ट्रेटजी इस वक्त तैयार है। हम लोग उसको भी अच्छे से न्यूट्रलाइज़ करेंगे, उसका देखेंगे कि उनको कैसे जो है लोगों के बीच में खलल ना डालें, लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। और मैं चाहता हूं कि लोग भी जो लॉ एंड ऑर्डर के नज़रिए से जिस तरह के हालात उनके कॉपरेशन की वजह से यहाँ पर अच्छे रहे हैं, और कॉपरेशन की उनकी ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोग जहाँ पर नॉर्मल हालात जल्द ही कर पाएंगे। दिलबाग जी, आपके साहस ने, आपकी निडरता ने और आपकी स्ट्रेटजी ने वास्तव में देश का मान बढ़ाया है, देश की दुनिया में इज्जत बढ़ी है, मान सम्मान बढ़ा है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और पूरे देशवासियों की ओर से हम आपको बधाई देंगे। और हम आशा करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर जिस ढंग से आपने, जितने बखूबी आपने संभाला हुआ है, आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा, और पूरा देश आपके साथ में। आपको बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, ये था हमारा प्लस माइनस का आज का खास एपिसोड। इसमें हमने आपको दिखाया कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के किस तरह के हालात हैं, यहाँ का खास आदमी और आम आदमी कितना खुश है। आम लोगों की धारणा यही है कि इसके कारण से यहाँ पर तरक्की के, प्रगति के, प्रोग्रेस के नए नए द्वार खुलेंगे, लोग देश की मुख्य धारा में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकेंगे। एक और ख़ास बात, यहाँ के लोगों को इस बात की बेहद खुशी है कि जिन्होंने इस स्टेट को लूटा, जिन्होंने यहाँ के लोगों के पैसे को लेकर अपने घर भरे, वो जेलों के अंदर बंद हैं। और लोगों की इच्छा यही है कि कहीं ना कहीं उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिल रही है और मिलेगी। तो दोस्तों, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सामान्य है। सरकार का ये उठाया गया कदम सब ने सराहा है, और इसके कारण से जम्मू कश्मीर में प्रगति के नए द्वार खुलेंगे, एक नए सूर्योदय होगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। टूरिज़्म की, इंडस्ट्रीज़ की, हेल्थ की, एजुकेशन की यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं जो अब आम आदमी के लिए मुहैया हो सकेंगी। प्लस माइनस में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत पर तैयार इस रिपोर्ट को देश के विभिन्न अखबारों ने भी अपने पन्नों पर प्रमुखता से जगह दी।